नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे BSTC DLED फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर के बारे में। तो इसमें हमने देखा कि फोर्थ पेपर में कुल 3 यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें से फर्स्ट और थर्ड को हम पढ़ चुके हैं और अब हम देखने वाले इस सेकंड यूनिट के बारे में। मित्रों, बात करें तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 अंक की है और ये जो फोर्थ पेपर है टोटल 35 अंक का होता है। फर्स्ट यूनिट 20 अंक की, ये 10 अंक की और जो लास्ट थर्ड यूनिट है वो 5 अंक की। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसी के साथ हमारा फोर्थ पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही 2020 का अगर पेपर नहीं देखा तो उसको भी आप ज़रूर देख लेना। फोर्थ पेपर का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में, यूनिट 2 के बारे में। और यूनिट 2 है हमारी भाषा की प्रकृति और स्वरूप। फिर ये क्लास देखने के बाद मित्रों आप गारंटेड ये माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास है बिल्कुल गारंटेड क्लास है मित्रों। इसमें से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इस क्लास को मैं थोड़ा बड़ा करने वाला हूँ, क्योंकि मित्रों इसमें कुल हम देखेंगे 59 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और 17 क्वेश्चन देखेंगे थोड़े बड़े बड़े। तो कुल मिला के 59 और 17 यानी कुल 76% इस एक क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो गुरुजी इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हो? इतने पढ़ते तो हम किताब से ही पढ़ लेते हैं। मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 20 से 25 मिनट का समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप की है, यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ, क्योंकि आप यकीन मानिए इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फ़र्क कितना पड़ेगा, लगभग 20 से 25 मिनट का, लेकिन एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प होगी। और इस जो ये भाषा की प्रकृति और स्वरूप है, इसके बारे में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और रही बात, तो ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मित्रों शुरुआत करते हैं, एक एक चीज़ को समझते हुए बहुत ही आराम से पढ़ते हैं। और इसी के साथ जो है फोर्थ पेपर का द एंड करते हैं। तो आज की क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की क्षमता मनुष्य में होती है। देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो चीज़ मेरे को लगता है कि आपको एकदम बिल्कुल देख के समझ में आ रही है, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं। तो भाषा अर्जित करने की क्षमता मनुष्य में, अब भाषा ग्रहण करने की क्षमता जन्म से ही होती है, आपको पता है। भाषा ग्रहण करने की क्षमता जन्म जात होती है, तो इसका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सर्जन किया जाता है। देखिए ये तो थी भाषा अर्जन, भाषा का अर्जित करना यानी ग्रहण करना। तो भाषा ग्रहण करना तो जन्मजात होता है, लेकिन भाषा सर्जन यानी क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है। तो ये जो भाषा सर्जन है ये मानसिक प्रयासों के द्वारा किया जाता है, सायास मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा। नेक्स्ट है, मनुष्य अपने मन की बात किसी और को बता पाता है। मनुष्य अपने मन के विचार, मन के भाव किसी और को बता पाता है। किससे बता पाता है? तो भाषा की वजह से बता पाता है। क्योंकि भाषा क्या है मित्रों, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार, भाव प्रकट करता है, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है, हर भाषा होती है। हर भाषा कैसी होती है? सब भाषा नियमबद्ध होती है। सभी भाषाओं के अपने रूल होते हैं, उनकी ग्रामर होती है। मूल रूप में भाषा वाचिक अवस्था है, यानी मूल रूप में भाषा में किसका वाचन होता है? तो भाषा में मित्रों है जो प्रतीकों का वाचन होता है। कुछ आपको कोई लगे कि ये प्रश्न एक बार से याद नहीं हो रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लास्ट में 5-10 मिनट में रिवाइज कर लीजिएगा। अभी तक तो बहुत ईजी प्रश्न है। नेक्स्ट है, आमतौर पर भाषा वैज्ञानिक भाषा को निम्न में से किन दो का योग भर मानते हैं? निम्न में से किन 2 चीज़ों का योग मानते हैं? या भाषा की संरचना में शामिल कौन कौन है? तो मित्रों देखिए, एक तो इसकी जो शब्दकोश है और सेकंड व्याकरण। शब्दकोश और व्याकरण से मिलकर के भाषा का निर्माण होता है। शब्दकोश और व्याकरण से मिलकर के किसका निर्माण होता है? भाषा का निर्माण होता है। बहुत ही ईजी है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि कभी कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा मित्रों। भाषा की दृष्टि से इंसान कब वयस्क हो जाता है? यानी भाषा की दृष्टि से इंसान कब वयस्क हो जाता है, यानी भाषा के दृष्टिकोण से इंसान परिपक्व कब हो जाता है? तो भाषा का मतलब है अपने विचारों को प्रकट करना, ठीक है। तो अपने विचारों को प्रकट करने में जो है वो वयस्क हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है 4 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक बालक भाषा की दृष्टि से जो है डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है, इंसान की अनेक पहचान है।
उनमें से निम्न भी एक होती है। तो बहुभाषित होना यानी उसे एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना भी इंसान की पहचान है। जैसे एक मातृभाषा सबको आती है, उसके अलावा और भी अदर लैंग्वेज है, कुछ भी हो सकती है। जैसे अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो हिंदी है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही कॉमन सेंस की है, ठीक है। तो बहुभाषित होना भी इंसान की एक पहचान है। हर 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूह की भाषाओं में अंतर अधिकतम किस स्तर तक पाया जाता है? हर 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूह की भाषाओं में अंतर अधिकतम किस स्तर पर पाया जाता है? तो 15-20 किलोमीटर की दूरी पर देखेंगे मित्रों, तो ये वाक्य, शब्द, ये तो है व्याकरणिक चीज़ें, इनमें कभी कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 15-20 किलोमीटर के दायरे में देखेंगे तो ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के स्तर के आधार पर जो है भाषा में अंतर दिखाई पड़ता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बदले वाणी। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, इंसान को तेज़ी से प्रतीक गढ़ने वाले की संज्ञा किसने दी है? कि इंसान है जो तेज़ी से प्रतीक गढ़ सकता है, ये संज्ञा दी है लैंगर ने। ये मित्रों जो प्रश्न है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इसको आप बाद में रिवाइज भी कर सको। ये फैक्ट याद रखना है कि इंसान को तेज़ी से प्रतीक गढ़ने की संज्ञा लैंगर ने दी है। ध्वनि प्रतीकों के चुनाव में विद्यमान क्या रहता है? तो ध्वनि प्रतीकों का जो चुनाव है उनको चूज करना में आदमी स्वतंत्र है, वो अपने मनमानेपन का जो है यूज कर सकता है। उसमें उसका मनमानापन रहता है कि वो अपने इच्छा अनुसार कोई भी प्रतीक चुन सकता है। दुनिया की सभी भाषाएं कैसी होती है? तो दुनिया की सभी भाषाएं नियमबद्ध होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि का मुख्य स्रोत क्या है? मुख, जीभ, दांत, फेफड़े। बिल्कुल कॉमन सेंस यूज लेना है। तो ध्वनि का मुख्य स्रोत है मित्रों मुख। ध्वनि नियम के लिए प्रसिद्ध है। ध्वनि किसके लिए प्रसिद्ध है? नियम के लिए प्रसिद्ध है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ग्रासमैन का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से याद कर लेना। ध्वनि नियम के लिए प्रसिद्ध है, ये कथन है ग्रासमैन का। नेक्स्ट है, किसी भी भाषा में 20 स्वर ध्वनियाँ अधिकतम होती है। किसी भी भाषा में 20 स्वर ध्वनियाँ अधिकतम होती है, जबकि न्यूनतम कितनी हो सकती हैं? तो न्यूनतम मित्रों जो स्वर ध्वनियाँ है वो 3 होगी। आम भाषाओं में, सामान्यतः आम भाषाओं में ध्वनियों की संख्या कुल मिलाकर कितने तक होती है? तो 50-60 तक लगभग ध्वनियों की संख्या होती है। आगे बात करें तो भाषा समूह है। भाषा किसका समूह है? तो भाषा ध्वनि प्रतीकों का समूह है। यानी जो हम अपने विचार प्रकट करते हैं, जो हम जो है ध्वनि उच्चारित करते हैं, वो उसी का समूह क्या है? भाषा है। भाषा की इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की इकाई बात करें मित्रों तो शब्द वगैरह आपको नहीं लिखना है, क्योंकि शब्द से जो है अर्थ तो प्रकट होता है, लेकिन भावार्थ किसका होता है? वाक्य का। हम अपनी पूरी बात किसके द्वारा कह सकते हैं? वाक्य के द्वारा। तो भाषा की इकाई है वाक्य। शब्द निर्माण में सहायक है। शब्दों के निर्माण में कौन सहायक है? तो 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 चीज़ें शब्द निर्माण की चीज़ें हैं। तो इस पर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसर्ग। ये शब्द निर्माण की प्रमुख इकाई है। प्रत्येक पक्ष होते हैं। प्रत्येक शब्द के कितने पक्ष होते हैं? तो प्रत्येक शब्द के 2 पक्ष होते हैं। कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में आगे एक अच्छा सा प्रश्न भी है, तो वहीं पर इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, शब्द निर्माण की दृष्टि से भाषा सदा अग्रसर होती है। तो शब्द निर्माण की दृष्टि से बात करें तो भाषा किस ओर अग्रसर होती है? तो जटिल से यानी कठिनाई से सरलतम की ओर, जटिलता से सरलता की ओर। भाषा का जो हमेशा झुकाव है वो जटिलता से सरलता की ओर होता है। यानी जो कुछ कठिन चीज़ें होती हैं उनको जब हम देखते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे लिए क्या हो जाती हैं? सरल हो जाती है। अर्थ संप्रेषण की आधारभूत इकाई है। अभी हमने भावार्थ के अकॉर्डिंग तो देखा था वाक्य, लेकिन अर्थ के देखो वर्ण है, जैसे क, ख है, ए, आ है, इनका कोई अपने आप में अर्थ नहीं होता। वाक्य का अर्थ भी होता है, भावार्थ भी होता है, लेकिन जो शब्द है अर्थ संप्रेषण की जो आधारभूत इकाई है वो शब्द है, क्योंकि शब्द का अपने आप में कोई न कोई अर्थ होता है। नेक्स्ट है, वाक्य संरचना का आधार होता है। वाक्य संरचना का आधार की बात करें
तो वाक्य जो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये वाक्य के भेद हैं, लेकिन इनका जो आधार है वो है सरल वाक्य। वाक्य संरचना का आधार क्या है? सरल वाक्य। नेक्स्ट है भाषा के व्याकरण की समझ बच्चों में किस उम्र में आ जाती है? तो ये भाषा की समझ बच्चों में किस उम्र तक आ जाती है तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी क्लास में। इनमें मैंने कहा कई क्वेश्चन बार बार रिवाइज होंगे, लेकिन इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। कई मित्र बोलेंगे कि गुरुजी ये तो सारे आप 50-60 क्वेश्चन तो एबीसीडी वाले करवा रहे हो, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? तो इसमें देखिए मित्रों, सारे क्वेश्चन आपको छोटे वाले ही मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलेंगे एबीसीडी के, फिर कई प्रश्न मिलेंगे जिसमें 3 या 4 लाइन में या अधिकतम 5 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। आपको कुछ अगर अच्छा मैटर याद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली 4-5 लाइनों का आंसर होता है। केवल और केवल इसमें 2 क्वेश्चन बड़े वाले आते हैं निम्नात्मक, तो वो मैं अच्छे से करवा चुका हूँ और 2 क्वेश्चन इसी लेसन से मैं आगे बड़े वाले भी करवाने वाला हूँ। फिर आप विश्वास कीजिएगा कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आराम से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी को पढ़ते रहें। देखते हैं आगे। तो 2 से 4 वर्ष तक है, यानी 4 वर्ष तक की बात करें तो बच्चों में ये जो भाषा की समझ आ जाती है। भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है? तो जो भाषा का अर्जन है, भाषा अर्जन से तात्पर्य है स्वाभाविक और संप्रेषण कारक भाषिक क्षमता का विकास। स्वाभाविक और संप्रेषण करता है विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, तो परस्पर आदान प्रदान है, यही जो है भाषा अर्जन कहलाता है। और भाषा सर्जन क्या होता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सीखना भाषा सर्जन है। और भाषा अर्जन जन्मजात होता है और संप्रेषण परक भाषिक क्षमता का विकास भाषा अर्जन है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो भाषा अधिगम से तात्पर्य है भाषा और शब्द भंडार की औपचारिक शिक्षा। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्न करना। तो भाषा अधिगम का अर्थ हुआ भाषा और जो शब्द भंडार है, शब्दकोश है, जो वोकैब है, वोकेबलिटी है, इसकी औपचारिक शिक्षा भाषा अधिगम कहलाती है। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा सीखते समय प्रथम भाषा क्या मदद कर सकती है? तो सेकंड लैंग्वेज सीखते समय जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या मदद कर सकती है? तो प्रथम भाषा के कारण द्वितीय भाषा में गलतियाँ कम होती हैं। पहले की पढ़ी हुई चीज़ें हैं तो इससे आपको क्या होगा, काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा, ठीक है। यही है कि प्रथम भाषा पहले से पढ़ी हुई है तो द्वितीय भाषा सीखते समय ये मदद मिलेगी कि गलतियाँ कम होगी। नेक्स्ट है निम्न में से क्या सत्य है? निम्न में से क्या सत्य है? तो देखिए सच बात क्या है? भाषा सिखाने का दायित्व समाज का है? नहीं। भाषा स्कूल में सीख जाती नहीं, ये घरेलू चीज़ें हैं। और निम्न में से क्या सत्य है? तो बच्चे भाषा स्कूल में आने से पहले ही सीख लेते हैं। बिल्कुल ये राइट बात है, क्योंकि अभी हमने देखा कि भाषा सीखने में जो है वो एक्सपर्ट हो जाते हैं 4 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस भाषा में क्रिया वाक्य के बीच में आती है? तो देखिए मित्रों, अगर हिंदी में कोई भी वाक्य हम लिखते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता लास्ट में आ रही है क्रिया, बीच में किस में आती है? तो अंग्रेजी में बात करें तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये एक सामान्य स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की। तो पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे राम किताब पढ़ता है तो यहाँ पर आएगा, तो राम किताब पढ़ता है, इसका क्या बना? राम रीड्स बुक। तो ये जो रीड एंड पढ़ना, ये क्रिया है वो बीच में आती है। किस में आती है? अंग्रेजी में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। और वैसे ही सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सबको पहले से ऑलरेडी आती हैं, फिर भी एक नज़र सब कवर। तो संवाद संरचना का प्रमुख पहलू क्या है? तो संवाद संरचना वार्तालाप का जो प्रमुख पहलू है कि उपयुक्त संदर्भों का ध्यान रखना, उपयुक्त फैक्ट है उसके ध्यान रखना। नेक्स्ट है बच्चे अति सामान्यकरण किस अवस्था में करते हैं? तो अति सामान्यकरण है वो एक शब्द की अवस्था में करते हैं। सामान्यतः अर्जन द्वितीय भाषा में किसकी शुरुआत करता है? तो जो सामान्यतः अर्जन है, भाषा अर्जन है, वो अभिव्यक्ति की शुरुआत करता है। किसकी शुरुआत करता है? अभिव्यक्ति की, विचारों को प्रकट करने का, ठीक है, अभिव्यक्त करने का। तो इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मित्रों मेरे ख्याल से 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको जो है स्वतः ही याद आने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो आप इनको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। अति सामान्यकरण बच्चे एक शब्द की अवस्था में करते हैं और अर्जन द्वितीय भाषा में अभिव्यक्ति की शुरुआत करता है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति की जांच करने के लिए
परीक्षाओं को अपनाया जाता है। तो भाषा शिक्षण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति की जांच करने के लिए देखिए मौखिक परीक्षा का भी आयोजन किया जाता है, लिखित का भी कर सकते हैं, और श्रुति लेख यानी बोल करके जो अध्यापक बोलेगा और बच्चे लिखेंगे, तो ये सारी क्रियाएं इससे जो है भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की जांच की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वराघात, बल आदि विराम आदि चीज़ों का समुचित प्रयोग करते हुए भावों और विचारों को प्रकट करना ही क्या है, अभिव्यक्ति। यानी अभिव्यक्ति में क्या करना है कि शब्दों के लहजे का ध्यान रखना है और उनके साथ अपने विचारों को प्रकट करना है। नेक्स्ट है साहित्य लेखन में भाषा का उपयोग होता है तो औपचारिक रूप में होता है। साहित्य लेखन में जहाँ भी बात करें तो वहाँ पर जो है औपचारिक रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है। निबंध रचना में अथवा सरकारी पत्रों में भाषा कैसी रहती है, तो इन चीज़ों में ऑफिशियल जो बोलते हैं हमें औपचारिक, तो साहित्य लेखन में हो तो भी औपचारिक लिखना है, निबंध रचना है या कोई सरकारी गवर्नमेंट लेटर है, इनमें भी जो है भाषा का जो प्रकार है वो औपचारिक रहता है। मौखिक भाषा में देखी जाती है क्रमबद्धता, श्रृंखलाबद्धता, सुसज्जितता या संबंध शिथिलता। तो मौखिक भाषा में है जो संबंध शिथिलता अधिकांशतः देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एक अधिगम संस्थान के रूप में छात्रों की बातचीत की सफलता की संभावना को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी एक अधिगम संसाधन के रूप में छात्रों की बातचीत की सफलता की संभावना को समझने के लिए शिक्षकों को शांत रह करके बच्चों की वार्तालाप को सुनना चाहिए। तो छात्रों की वार्तालाप को शांतिपूर्वक सुनना, चुपचाप सुनना। नेक्स्ट है नियमित रूप से कविताएं और गीत सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं। यानी कंटिन्यू रेगुलर बच्चे कविताएं सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो इससे बच्चों को ग्रहण करने के लिए क्या मिलता है, तो भाषा की बुनियादी संरचना के बारे में जानते हैं इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कविता से संबंधित था तो क्या था, वो बुक में भी नहीं आया, थोड़ा बहुत ठीक है ऊपर नीचे हो गया है। फिर भी ध्यान रखना है कि कविता क्या है, स्वयं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यानी कविताओं के द्वारा, काव्य के द्वारा जो मनुष्य है वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है, अपनी बातें व्यक्त कर सकता है। कविता जीवन से जुड़ने का सशक्त माध्यम है और कविता बच्चों को अनुभव से जोड़ती है। तो ये सभी करेक्ट है कविता के संदर्भ में। ढेर सारे चित्रों के अवलोकन से बच्चों को क्या लाभ मिलता है। बच्चों को क्या करें कि बच्चों के सामने ढेर सारे चित्र रखे जाए और फिर उनका अवलोकन किया जाए, निरीक्षण किया जाए, तो इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, ढेर सारे यानी बहुत सारे चित्रों में से कुछ चित्रों का अवलोकन करेंगे तो बारीकी से अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। इससे क्या होगा, बारीकी से अवलोकन की क्षमता विकसित होगी। नेक्स्ट है चित्र दिखाकर बच्चों से यह सवाल पूछा जाना कि पेड़ के नीचे क्या रखा है, यह कौन सा मौका देता है। यानी कोई जो है चित्र लेके आते हैं जिसमें एक पेड़ होता है और पेड़ के नीचे भी कुछ चीज़ें होती है और पूछा जाता है कि ये क्या है। तो पेड़ का चित्र दिखा करके उनसे पूछना कि उसके नीचे क्या है, तो ये कैसा मौका देता है बच्चों को, तो ये ढूंढने का मौका देता है। तो बच्चे चित्र में ढूंढने लगते हैं कि हाँ ये तो एक चूहे का चित्र है, जो भी ठीक है। तो यहाँ बच्चों को चित्र में कुछ चीज़ें ढूंढने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है कहानी सुनना और सुनाना प्राथमिक कक्षा के बच्चों को भाषा सीखने में कैसे मदद करता है। यानी कहानी सुनाने से और सुनने से छोटी कक्षा में बच्चों को भाषा सीखने में कैसे मदद मिलेगी। तो कहानी सुनाने से कहानी से रुचिकर और रचनात्मक क्षमता का विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ता है, चुनौतियाँ स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती है। यानी उपयुक्त सभी में लाभ होता है। नेक्स्ट है बच्चों को कहानी सुनाने के साथ साथ और क्या करवाना जरूरी है। कहानी सुनाने के साथ साथ कहानी सुनना भी जरूरी है। एक भाषाई गतिविधियों के रूप में नाटक में किन दो बातों को शामिल करना आवश्यक है। तो एक नाटक के रूप में बात करें तो नाटक में आज़ादी और आनंद सम्मिलित करने आवश्यक हैं। आगे है मित्रों, मुझे कार चाहिए, इस वाक्य में चाहिए क्या है। तो देखिए चाहना एक क्रिया है और यहाँ पर चाहिए सहायक क्रिया के रूप में आया है। बाकी संज्ञा विशेषण मुख्य क्रिया से इस चाहिए का कोई लेना देना नहीं है ना। तो चाहिए चाहना एक क्रिया है। मौखिक भाव प्रकाशन के साधन है। मौखिक भाव प्रकाशन के साधन है, यानी सत्संग के द्वारा हम अपने मौखिक भाव प्रकट कर सकते हैं, नाटक प्रयोग के द्वारा अपने मौखिक भाव प्रकट कर सकते हैं और संवाद यानी वार्तालाप के द्वारा भी
मौखिक भावों को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बोलने से पहले क्या ज़रूरी है? तो बोलने से पहले सुनना ज़रूरी है, क्योंकि किसी की बात को सुनने से पहले नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसके विचार देखना चाहिए कि वो क्या बताना चाह रहा है। कई बार क्या है कि सामने के व्यक्ति की बात को सुने बिना ही बोलने से जो आपसी मतभेद है, द्वंद्व, वो बढ़ता है और हम उसके प्रति जो किसी प्रकार के पूर्व धारणाएँ बना लेते हैं जो कि गलत है। तो सामान्य बात यह है, कुछ भी बोलने से पहले सामने वाली बात को सुनना चाहिए। कहानी छात्रों में क्या विकसित करती है? तो कहानी से उत्सुकता बढ़ती है, रुचि बढ़ती है और प्रेरणा मिलती है। ये सभी गुण कहानी से होते हैं। साहित्य क्या है? तो साहित्य शब्द व अर्थ सहित भाव है। शब्द और अर्थ सहित भाव है। विषय विशेष की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मिलती है साहित्य से। किसी विषय विशेष की संपूर्ण और विस्तृत डिटेल हमें मिलती है साहित्य के द्वारा। शब्द और अर्थ के बीच सीधा नहीं कलात्मक संबंध होता है, ये जानकारी भी हमें साहित्य से मिलती है कि शब्दों और अर्थों के बीच भी कलात्मक संबंध होते हैं। ये सभी जो है साहित्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से आप किसे साहित्य के वर्ग में रखेंगे? साहित्य के वर्ग में मित्रों, तो समाचार पत्र के विज्ञापन, केक के नुस्खे, शब्दकोश नहीं। साहित्य के वर्ग में काव्य पाठ, काव्य खंड आएगा। कविताएं साहित्य के संदर्भ में आएगी यहाँ पर। रुचिकर और तल्लीन रखने वाली कहानी से शुरुआती पाठक में किसका विकास होता है? यानी ऐसी कहानियाँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो और उसको देखते ही बालक उसमें मगन हो जाए, तल्लीन हो जाए, तो इससे किस जो पाठक है उसमें किसका विकास होगा? तो एकाग्रचित्ता का होगा, क्योंकि उस कहानी को एकाग्रचित्त होकर सुनेगा और इससे इसमें एकाग्रचित्ता का गुण बढ़ेगा। नेक्स्ट है, साहित्य पढ़ने से कौन सी क्षमताएँ बढ़ती है? तो पढ़ने से पढ़ने की क्षमता बढ़ती है। निम्न में से कौन सा सूचनात्मक साहित्य नहीं है? तो विश्वकोश, संदर्भ ग्रंथ और शब्दकोश से हमें विशेष सूचनाएं प्राप्त होती है, लेकिन उपन्यास सूचनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। निबंध का पहला और मुख्य आधार क्या है? तो भाषा है। भाषा है। नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है? देखिए, रंगमंच अभिनय ही तो नाटक की पहचान है। कक्षा अभिनय, वाचिक अभिनय, मौन पाठन का नाटक से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौन पाठन। अच्छी कविता की विशेषता क्या मानी गई है? वह लयात्मक हो, यानी उसमें राइमिंग आए, यानी राइमिंग वर्ड्स हो। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो लास्ट में आनी है मिलता है, यानी लयात्मकता होनी चाहिए। बिंबात्मक होनी चाहिए। उद्देश्यात्मक कविता का कोई विशेष गुण नहीं है, उद्देश्यात्मक कविता के गुणों के दायरे में नहीं आता है। तो ए और बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नाटक को अन्य विधाओं से कौन सा तत्व अलग करता है? नाटक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बाकी विधाओं से अलग है? तो कथा वस्तु सब में होती है, भाषा शैली सब की होती है, पात्र चरित्र सब में होते हैं, लेकिन नाटक में क्या होता है? अभिनय होता है। तो अभिनयता की वजह से ये सबसे भिन्न है। बच्चों के लिए साहित्य के पाठ के चयन का क्या क्या आधार होता है? तो बच्चों के लिए साहित्य के पाठ का चयन करना, जैसे भाषा का सावधानीपूर्वक उपयोग किया गया हो, साहित्य के विविध विधाओं का सावधानीपूर्वक उपयोग, पढ़ने में आनंद और सौंदर्य की अनुभूति हो, ये सभी है तो साहित्य के पाठन के लिए साहित्य के पाठ के चयन के आधार हैं। तो लगभग हमने अभी तक कुल 59 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए हैं और थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन मित्रों सीखने के लिए इससे आपको बहुत कुछ बातें मिली है, क्योंकि यहाँ से छोटी छोटी बातें हैं जो एग्ज़ाम में हमें याद नहीं आती है। तो इसके लिए इन बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझना ज़रूरी है। वैसे बहुत ही सरल है और इससे संबंधित जो भी फैक्ट है वो सारे मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं। इससे बाहर तो जाने की 1% भी चांस नहीं है कि कोई शायद ही कोई ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, ऐसी किसी प्रश्न की कोई मजाल नहीं कि वो क्लासों से बाहर आ जाए। बेफिक्र होकर आराम से समझते हुए पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे फैक्ट ठीक है, गागर में सागर आप इसको कह सकते हैं। पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ मैंने आपके लिए लगभग 2 घंटे के अंदर ये किया है। तो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट पे आपने देखी होगी, तो और इन तीनों को मिलाएं तो लगभग 2 घंटे भी नहीं होंगे, 1.5 से पौने 2 घंटे की क्लासें हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अगर क्लास लाइक नहीं की तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और मित्रों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। और जो नए बच्चे हैं जो STC की तैयारी करें उनको ये लिंक भेजें और उनको कहें कि क्लास को वो ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें।
मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रदान करूं और आप अपने एग्ज़ाम में मेरी इन क्लासों की वजह से टॉप अंक प्राप्त करें। तो अब है क्वेश्चन, आमतौर पर स्कूलों में शुरुआती स्तर पर बच्चों को सुनने और बोलने के लिए किस तरह के मौके दिए जाते हैं? क्या ये पर्याप्त है? बताइएगा। सामान्य रूप से देखें तो बच्चों के जो है स्कूलों में शुरुआती स्तर पर उनको सुनने के लिए, बोलने के लिए किस तरह के अवसर दिए जाते हैं? तो शुरुआती स्तर पर अवसर दिए जाते हैं जो कविताएं हैं, गीत है, गिनती है, वर्णमाला आदि को बोलने के रूप में होते हैं। शुरुआती रूप में देखें तो बालकों को कविताएं, गीत, गिनती, वर्णमाला ये बोलाई जाती है। बच्चे उन्हें अक्षरशः दोहराते हैं, बच्चे उन्हें बार बार दोहराने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ अपर्याप्त है, ये अपर्याप्त है। इन अवसरों में बच्चों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी शामिल होनी चाहिए। इन अवसरों में बच्चों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी शामिल होनी चाहिए। यानी ये चीज़ें अपर्याप्त है, बच्चों को अपने जो विचार है उनको अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण नहीं है मित्रों, इसकी जगह आपको लिखना है व्यवस्थित। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन किस कोटि की ध्वनियाँ हैं? इनके प्रयोग में परिवर्तन करने से किस में परिवर्तन आ जाता है? स्वर और व्यंजन किस कोटि की ध्वनियाँ हैं? इनके प्रयोग में परिवर्तन करने से किस में परिवर्तन आ जाता है? तो स्वर और व्यंजन सार्थिक ध्वनियाँ होती है। स्वर और व्यंजन सार्थक ध्वनि होती है, यानी इनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। इनके प्रयोग में परिवर्तन करने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, यानी इनके प्रयोग में परिवर्तन करने से शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि और वर्ण में अंतर बताइए। ध्वनि जो हम बोलते हैं ना, उच्चारित रूप मित्रों ध्वनि। अब मान लो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो उच्चारित रूप है, वो क्या है? ध्वनि। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ, जैसे मैंने बोला राम पढ़ता है, और अब राम पढ़ता है मैंने बोला, ये तो मौखिक रूप है, ये ध्वनि है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया कि राम पढ़ता है, तो ये इसका लिखित रूप हो गया। तो लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। इन वर्णों की सहायता से जो है लिखा जाता है। तो ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है बताइए? तो ए आ है, ठीक है, ई है, क है, ये सारे वाग इंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं। इन वाग इंद्रिय जो हमारा वाग तंत्र है उसके द्वारा ये प्रकट होते हैं, व्यक्त किए जाते हैं, तब ये ध्वनियाँ कहलाती है। तब ये क्या कहलाती है? जब हम मुंह से उच्चारित करते हैं तो ये ध्वनियाँ कहलाती है। जब ध्वनियों को लिखित रूप दिया जाता है तो वो वर्ण कहलाते हैं। यानी जब ध्वनि को लिखित रूप देते हैं तो वो वर्ण में बदल जाती है। ध्वनि बोलने और सुनने में काम आती है, और वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में काम आता है। भाई ध्वनि क्या काम आती है? कोई बोलता है तो हम उसे सुन सकते हैं और अपने विचार है तो बोल सकते हैं, लेकिन जो वर्ण है मित्रों ये लिखने, पढ़ने और देखने में काम आता है। जहाँ भी आता है काम जरूर आता है। वर्ण ही भाषा का आधार होते हैं मित्रों। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य और वाक्य से पैराग्राफ। इस प्रकार से भाषा का निर्माण होता है। ये भाषा की इकाई, ये प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ बहुत ही अच्छे से कवर करनी है। इसमें वैसे बहुत ही ईजी चीज़ें हैं सारी की सारी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द के कितने पक्ष होते हैं? ये हमने एब्जेक्टिव में पढ़ा, मैंने कहा आपको आगे बताएंगे ना। तो प्रत्येक शब्द के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो। एक पक्ष का संबंध होता है कुछ निश्चित ध्वनियों से, निश्चित ध्वनियों से उसका संबंध होता है, और दूसरा पक्ष विशेष अर्थ से जुड़ा हुआ है। दूसरा अर्थ किससे जुड़ा हुआ है? विशेष अर्थ से। यानी कोई भी शब्द है उसका अगर शब्द के आधार पर अर्थ देखेंगे तो वो है, और दूसरे पक्ष में उसका विशेष अर्थ जुड़ा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दशानंद या फिर गजानंद, तो गजानंद का क्या हुआ? हाथी का मुख। लेकिन गजानंद हम किसको कहेंगे? तो इसका विशेष अर्थ होता है भगवान गणेश जी से। दशानंद की बात करें तो 10 है मुख या 10 है सिर, तो वो किसके लिए आएगा? रावण के लिए। यानी विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक शब्द के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो। नेक्स्ट बात करते हैं, समान प्रक्रिया के अभ्यास से कौन सी क्षमताएं विकसित हो सकती है? समान दिन वार्तालाप करने से, बातचीत करने से, अभ्यास से मूल शब्दों के आधार पर समझ बनती है, प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता विकसित होती है। अब जो बातचीत करने से, वार्तालाप से प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता विकसित होती है, कारण और प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है आदि। अपने भाव विचार प्रकट करने के लिए बोलते समय हमें किन चीज़ों का सहारा लेते हैं? अपने भावों को प्रकट करने के लिए हमें बोलते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों का सहारा लेते हैं? तो बोलते समय ध्वनि के उतार चढ़ाव, विराम, लय, इन सभी का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है
भाषा की उत्पादकता किसे कहते हैं? तो प्रत्येक भाषा में कुछ सीमित ध्वनियों के विविध शब्द और उनसे असीमित वाक्य बनाए जाते हैं, इसे भाषा की उत्पादकता कहते हैं। इसे भाषा की लैंग्वेज की प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्या होती है ये कि कुछ विशेष ध्वनियाँ होती है, उनसे विविध प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं, उनसे असीमित किस शब्द के आधार पर बहुत सारे वाक्य भी बनाए जाते हैं, तो ये भाषा की उत्पादकता कहलाती है। शब्द पद कब बन जाता है? तो अर्थ संप्रेषण की आधारभूत इकाई शब्द है। इन शब्द का अपना कुछ न कुछ अर्थ होता है, तो अर्थ संप्रेषण की दृष्टि से देखें तो आधारभूत इकाई शब्द है। अन्य शब्दों के संयोजन से जब शब्द पूर्ण और स्वतंत्र कथन के संप्रेषण का साधन बनता है तो शब्द पद बन जाता है। नहीं, आप बिल्कुल है तो सही, लेकिन याद रखने का मैं सरल तरीका बताता हूँ कि अर्थ प्रकट करने की आधारभूत इकाई शब्द है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, और स्वतंत्र रूप में अगर वो वर्ण समूह है तो वो शब्द है, और उसी शब्द को अगर वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद बन जाता है। जैसा हमने पहले लिखा भी था, मैंने आपको कल मॉर्निंग में समझाया था। अब राम लिखा है तो राम क्या है? एक शब्द है। ये वर्णों का सार्थक समूह जो स्वतंत्र प्रयोग हो रहा है वो है शब्द है, लेकिन इसी को अगर वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वाक्य में प्रयोग करने पर शब्द व्याकरणिक कोटि में बन जाता है, और ये जो है पद के अंतर्गत आता है। वाक्य कब सार्थक समास कहलाते हैं? ये वाक्य के गुण से प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वाक्य सार्थक समास कब बन जाते हैं? जब वाक्य में आकांक्षा हो, सन्निधि हो और योगिता का भाव हो, तो ये सार्थक समास बन जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम इसी क्लास में लास्ट में ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये वाक्य के गुण है मित्रों, इनके बारे में फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक निबंधात्मक प्रश्न कि वाक्य के 3 गुण होते हैं: आकांक्षा, सन्निधि और योगिता। आकांक्षा, सन्निधि एवं योगिता। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार है, सार्थक और निरर्थक। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कमल, कमल का कुछ न कुछ अर्थ है, इसका मतलब ये सार्थक है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया लकम, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका मतलब ये निरर्थक है। तो शब्द अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। और व्युत्पत्ति, अभी तो अर्थ के आधार पर 2 हो गए, सार्थक और निरर्थक। जिनका अर्थ निकले, जो अर्थवान हो वो सार्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं निकले वो निरर्थक। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब आपको पता भी होना चाहिए कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे मित्रों कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो 3: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो रूढ़ मित्रों वे शब्द जिनका मतलब कोई न कोई फिक्स अर्थ होता है, लेकिन उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, उनका विच्छेद नहीं कर सकते। जैसे लिख दिया दूध, गाय, पेड़। हाँ तो दोस्तों अब हम वापस समझते हैं कि रूढ़ शब्द कौन सा होता है। रूढ़ क्या होता है कि जिनको हमें इनका मतलब इनको तोड़ नहीं सकते आपस में, ठीक है। इनमें जो है कोई संधि नहीं होगी, न कोई समास होता है, न उपसर्ग होता है, न प्रत्यय होता है, इनको तोड़ नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो दूध, पेड़, गाय, ठीक है, रोटी, तो इनको हम तोड़ नहीं सकते। तो ये कैसे है? रूढ़ शब्द है। यौगिक में क्या होता है? 2 रूढ़ शब्दों का योग होता है, और फिर हमें अगर इनमें जो है 2 रूढ़ शब्दों का योग होता है और इनको अगर तोड़ेंगे तो ये इन अपना अलग अलग अर्थ निकलने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो प्रतिदिन लिख दिया, प्रति अलग शब्द है, दिन अलग शब्द है, इनको अगर विच्छेद करना चाहें तो विच्छेद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति लिखा है तो राष्ट्र अलग कर सकते हैं, पति अलग कर सकते हैं। विद्यालय लिखा है तो विद्या अलग हो जाएगा, आलय अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ये होते हैं यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द जिनमें कोई संधि यानी कहने का मतलब इनका विच्छेद नहीं होगा। यौगिक में 2 रूढ़ शब्दों का योग होता है, और हम चाहें तो इन्हें अलग अलग कर लेंगे, और इनको तोड़ने पर अपना वे पदों का अलग अलग अपना अपना अर्थ निकलेगा। योग रूढ़ में भी क्या होता है? योग रूढ़ में भी सेम ही कंडीशन है। इन शब्दों का निर्माण भी यौगिक शब्दों की तरह होगा, योग रूढ़ का निर्माण भी यौगिक शब्दों की तरह होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसका मुख्य अर्थ के साथ साथ मतलब कोई सांकेतिक अर्थ निकलेगा। मुख्य अर्थ तो निकलेगा, उसके अलावा कोई सांकेतिक अर्थ निकलेगा। जैसे बहुब्री समास वहाँ पढ़ते हो ना, बाहरी अर्थ, तो वो बहुब्री वाले उदाहरण इसमें आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ पीताम्बर,
अब पीताम्बर का देखिए, पीत का तो पीला अंबरीन कपड़ा, पीला कपड़ा है ये, पीला कपड़ा इसका अर्थ है, लेकिन ये पीत और अंबर से मिलकर बना है, पीला कपड़ा तो इसका अर्थ है, लेकिन इसके अलावा सांकेतिक अर्थ और निकल रहा है ना, पीताम्बर यानी पीले हैं कपड़े जिसके श्री विष्णु या श्री कृष्ण, इस प्रकार से। जैसे दशानन लिखा तो दशानन में भी बाहरी अर्थ निकल रहा है, देखो 10 आनंद, 10 सिर तो है लेकिन 10 आनंद है जिसके वह एक बाहरी अर्थ भी निकल रहा है रावण। तो जिन शब्दों के सांकेतिक अर्थ भी हो तो वही योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित रूप से कविताएं और गीत सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं। तो नियमित रूप से रेगुलर बच्चे जब कविताएं और गीत सुनेंगे तो उनकी भाषा की बुनियादी संरचनाएं, वो भाषा की बुनियादी संरचनाएं ग्रहण कर लेते हैं और कविता में आए नए शब्दों का अर्थ पकड़ लेते हैं। कविता में जो आए नए नए शब्द हैं उनका अर्थ जानते हैं, कविता की लय को बनाते हैं, बिगाड़ करके तुकबंदी भी कर लेते हैं। साथ ही कविता बच्चों को अपने अनुभवों से भी जोड़ती है। तो बहुत ही सरल है। नेक्स्ट है, चित्रों के माध्यम से बच्चों को क्या लाभ मिलता है। यानी चित्रों के माध्यम से हम बच्चों को कोई समझाते हैं तो उससे बच्चों को क्या लाभ है। तो चित्रों के माध्यम से निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों को बातचीत करने का भरपूर लाभ मिलता है। यानी चित्रों के माध्यम से जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक के बच्चे हैं उनको आपस में बातचीत करने का भरपूर लाभ मिलता है। आखिर ये बच्चों के लिए एक रुचिकर विषय जो है, यानी चित्र बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बच्चे चित्रों का बारीकी से अवलोकन करते हैं और उस पर खूब सारी बातचीत भी कर सकते हैं। चित्रों पर की गई बातचीत बच्चों की संरचनात्मक और विश्लेषण क्षमता को बढ़ावा देती है। इन चित्रों को देख करके बच्चे मन में विभिन्न तरह के सवाल करते हैं, इससे उनकी संरचनात्मक और विश्लेषण क्षमता को बढ़ावा मिलता है। अगला है, चित्रों के माध्यम से बच्चों में अभिव्यक्ति का विकास कैसे होता है। चित्रों के माध्यम से बच्चों में अभिव्यक्ति का यानी अपने विचार प्रकट करने का जो है विकास कैसे होता है। तो अपनी बातों को एक्सप्लेन करने में वो एक्सपर्ट कैसे बनते हैं चित्रों के द्वारा। तो चित्रों के द्वारा मित्रों बात करें तो कक्षा में बच्चों के बीच बैठकर किसी तस्वीर को आराम से देखने का अवसर देना। यानी बच्चों के सामने कोई तस्वीर रख दिया जाए, कोई चित्र रख दिया जाए और बच्चों से कहे आप इसको आराम से देखो और इसको देख करके अपनी बात कहने के लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना कि आप इसको देख करके इस चित्र के संबंधित अपना विचार प्रकट करो। तो इससे क्या होगा, वो बेहिचक अभिव्यक्ति के विकास के लिए बहुत उपयोग होता है। इससे आप वो अभिव्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा, जिससे उससे जो है अभिव्यक्ति के विकास में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, कहानी सुनना और सुनाना के 2 लाभ बताओ। कहानी सुनने और सुनाने से क्या लाभ है। तो पहला, कहानी सुनना बच्चों के लिए रुचिकर होने के साथ साथ उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग तो है ही, उसके साथ साथ तो उनकी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने वाला है और ये बच्चों के कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। जो बच्चों की इमेजिनेशन जो पावर होती है, जो कल्पना करने की ताकत होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। अब हम देखेंगे अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन से हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन बीच में आया था तो मैंने कहा था लास्ट में अपने इसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन से हैं। तो बात करें अनिवार्य तत्वों की तो एक है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता और तीसरा है आसक्ति। आसक्ति को बोलते हैं सन्निधि। तो आचार्य कुमारिल भट्ट ने वाक्य के 3 अनिवार्य तत्व बताए, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। इनको आचार्य विश्वनाथ से साहित्य दर्पण में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया। वाक्य स्याद योग्यताकांक्ष सति युक्ता पदोच्य। तो इसके ये अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना ध्यान रखना है कि वाक्य के 3 अनिवार्य तत्व हैं, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। और इतनी बात अगर ऊपर याद रखें तो और भी बढ़िया है। आचार्य कुमारिल भट्ट ने ये वाक्य के 3 अनिवार्य तत्व बताए। एक एक करके समझते हैं। आकांक्षा क्या होती है, योग्यता क्या होती है, आसक्ति क्या होती है। तो आकांक्षा की बात करें तो आकांक्षा क्या होती है। आकांक्षा का होता है जिज्ञासा। जैसे मैंने बोला राम, अब मेरे मन के विचार पूरे प्रकट नहीं हुए, तो अब जो अगला जो सुन रहा है उसके मन में एक आकांक्षा आएगी, जिज्ञासा आएगी कि अब ये राम के बारे में क्या कहना है। राम पढ़ता है, राम लिखता है, नाचता है, गाता है, क्या कर रहा है, या फिर राम के बारे में क्या बात होगी, या फिर ऐसे भी हो सकता है राम के बारे में कोई और जानकारी हो। तो यानी राम कहने से ये बात पूरी नहीं हुई है, तो अब उसके लिए आगे कर्ता की ज़रूरत है, कर्म की ज़रूरत है। यानी कर्ता तो ये है ही, कर्म और क्रिया की ज़रूरत है। और कर्म और क्रिया पर ये जो राम डिपेंड है, तो कर्म और क्रिया का प्रयोग करेंगे तो ये जो है जिज्ञासा समाप्त होगी और इससे अपना अर्थ जो वाक्य का संपूर्ण अर्थ निकलेगा।
तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। जैसा मैंने समझा है वैसा ही है कि जो कर्ता है वो कर्म और क्रिया पर जो निर्भर है, और जो कर्म है वो कर्ता और क्रिया पर। इस प्रकार से जो कर्ता कर्म क्रिया है आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट बात करेंगे योग्यता की। योग्यता का अर्थ होता है कि वाक्य, अब कोई भी सेंटेंस लिखा है तो उसमें वाक्य के गुण होने चाहिए, उसमें वाक्य की एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मैं लिख देते हैं, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ कि पानी 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 लिख देते हैं पानी नाचता है। अब पानी नाचता है, अब आपको पता है इस प्रकार का कोई वाक्य ही नहीं बन सकता, पानी का और नाचने का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये इसमें योग्यता की कमी है। इस प्रकार के वाक्य देके पूछा जाए कि इसमें किसकी, यानी वाक्य का इसमें कौन सा गुण नहीं है, तो इसमें योग्यता की कमी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह दें कि दूध, या फिर कुछ और, इस प्रकार से कितने भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक दो और ले लेते हैं, लिख देते हैं नदी नदी पड़ती है, नदी पड़ती है। तो अब नदी का पढ़ने का कोई रिलेशन नहीं है। इस प्रकार से जिनमें योग्यता की कमी हो ऐसे भी लिख सकते हैं। राम लिखती है, राम लिखती है, तो ये भी अशुद्ध है, क्योंकि कर्ता के साथ जो क्रिया है कर्ता के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो राम लिखती नहीं आएगी, राम लिखता आएगा। तो ये जो है ये योग्यता होती है, और योग्यता वाक्य का महत्वपूर्ण गुण है। योग्यता को आगे दो भागों में बांटा गया है, अर्थमूलक और व्याकरण मूलक। आप इसको अच्छे से पढ़ के इस फैक्ट को कवर करिएगा मित्रों। फिर है ये सेम है जो अभी मैंने बताया कि योग्यता का दूसरा पार्ट है व्याकरण मूलक। ठीक है, और नेक्स्ट है वो है आसक्ति यानी सन्निधि। आसक्ति का आसक्ति कोई बोलते हैं सन्निधि, आसक्ति को क्या बोलते हैं सन्निधि, और इसका अर्थ होता है समीपता। समीपता, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राम, यहाँ पर लिख दिया खे, यहाँ पर मैंने लिख दिया खे, और यहाँ लिख देता हूँ ले, और यहाँ लिख देता हूँ ते, यहाँ लिख देता हूँ आ, और यहाँ लिख देता हूँ। तो इसमें आपस में समीपता ही नहीं है, तो इसका कोई आपस में जो है कोई रिलेशन नहीं है। इनमें आसक्ति के गुण की कमी है, तो ये वाक्य की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। तो इस प्रकार से आप है जो आसक्ति में ये कुछ फैक्ट है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो ये थी आज की क्लास। इसमें हमने सेकंड पेपर के बारे में फुल डिटेल से समझा। क्लास कैसी लगी मित्रों कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैंने आपको प्रत्येक बिंदु को अच्छे से कवर करवाया, और अगर इतनी क्लासें देख ली मित्रों तो यकीन मानिए आपको 100% अंक प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए उज्जवल जो है एग्ज़ाम में जो है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, और क्लास को लाइक ज़रूर करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और आपके जो मित्रों इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं उनको पढ़ करके दिल गार्डन हो जाता है। तो इन सभी के लिए आपको जो आपका इतना स्नेह और जो प्यार और जो सहयोग मिला है उसके लिए तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।